हरियाणा के कृषि मंत्री हमारे साथ हैं, जेपी दलाल साहब। मंत्री जी, गन्ने को लेकर आखिरकार सरकार क्या कर रही है? विरोध बहुत ज्यादा है, मिलों पर ताले लगाने की बात है और किसान, खासतौर से गन्ना किसान लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, दबाव बना रहे हैं कि भाई आप लोग गन्ने का दाम बढ़ाइए। सरकार सुन क्यों नहीं रही? पिछले 10-15 साल से हरियाणा में गन्ने का भाव सबसे ज़्यादा रहा है पूरे देश के अंदर, और भाव के साथ साथ हमारी पेमेंट भी सबसे अच्छी रही है। हमको पेंडिंग पेमेंट नहीं छोड़ते। इस बार जो है हमारे से ज़्यादा एक प्रदेश ने भाव ज़्यादा दिया है और उसकी पेमेंट्स पेंडिंग है। तो मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में घोषणा की कि एक्सपर्ट की कमेटी बनाएं और वो देखें कि मिल कैसे सरवाइव करेंगे, क्या भाव गुंजाइश है, कितना भाव दिया जा सकता है। तो एक मीटिंग उसकी हो चुकी है, अगली मीटिंग और प्रस्तावित है अगले हफ्ते। तो जल्दी ही जो हमारे निष्कर्ष होंगे वो मुख्यमंत्री जी के पास भेजेंगे और अंतिम फैसला जो होगा वो के बाकी किसान संगठनों ने भी कहा है ये विरोध कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है और ये इसकी जो कॉल दी हुई है 25 तारीख को आगे की कॉलों में, वो भी कहीं ना कहीं सरकार को सीधे तौर पे कह रहे हैं कि दाम तो बढ़ाने पड़ेंगे। नहीं, थाले लगाना तो कोई समाधान नहीं है। मिल मालिक तो वैसे ही मिल बंद करना चाहते हैं, वो सब घाटे में है। सरकार उनको सब्सिडी दे करके, सहायता दे करके, लोन दे करके उन मिलों को चला रहे हैं। तो हम तो उन मिलों को जो बंद करना चाहते हैं उनको भी चालू रखना चाहते हैं। और ये कहाँ की राजनीति या कहाँ का किसान हित हुआ है कि जो चीज मिल किसान हित में गन्ना खेत में खड़ा और मिल को ताला लगा दे। ये तो गन्ना बोर्ड की बैठक कब है सर? इसी अगले हफ्ते फिर बैठेंगे। इसमें कुछ तय हो सकता है? रिकमेंडेशन देंगे। तो दलाल साहब, साफ तौर पर गन्ने की जो समस्या है, गन्ना किसान जो आवाज उठा रहे हैं उस पर बात कर रहे हैं और एक बड़ी बात ये भी निकल कर आई, खुद कहा कि कहीं ना कहीं जिस तरह से एक राज्य का भले ही ज्यादा हो लेकिन पेमेंट के मामले में हरियाणा बाकी राज्यों से बेहतर है और आगे भी इस पर विचार किया जाएगा। कैमरा पर्सन जेपी बुंदवाल के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, दिल्ली। तो आप हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल को सुन रहे थे, जिन्होंने जी मीडिया से बातचीत में कहा है कि गन्ना बोर्ड की बैठक हो चुकी है, अगले हफ्ते एक और बैठक होनी है और उसके बाद बैठक में जो भी निर्णय निकलता है उसके बाद रिकमेंडेशन मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा और उसके बाद फिर गन्ने की कीमत में इजाफा होगा। एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि भले ही एक राज्य ऐसा है जिन्होंने हमसे ज्यादा गन्ने की कीमत दी है, वो पंजाब की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन हम कोई पेंडिंग नहीं रखते हैं। और इस वक्त साहब सिंह गुर्जर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के। सर ये बताइए, हरियाणा का कृषि मंत्री कह रहे हैं कि अगले हफ्ते तक एक और बैठक होगी, उसके बाद सीएम को रिकमेंडेशन भेजा जाएगा और उसके बाद कीमतों को लेकर आखिरी फैसला मुख्यमंत्री लेंगे। आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? झूठ बोलने का काम करते हैं, किसानों को गाली देने का काम करते हैं, इनसे हमारी उम्मीद खत्म हो चुकी है। ये वही कृषि मंत्री हैं जिन्होंने किसान आंदोलन के दौरान इनकी शहादत को, किसानों को मजाक करने का काम किया था। आज हमारी उम्मीद इनसे टूट चुकी है, झूठ बोलने का काम करते हैं, किसान विरोधी सरकार है। पूछना चाहता हूँ, आंकड़ों की बात करता हूँ, जब से ये लोग सत्ता में आए हैं मात्र 50 रुपए का 8-9 साल के अंदर रेट बढ़ाने का काम किया। और उस टाइम डीजल क्या रेट था? 40 और 35 रुपए की करीब, हो गया कितना? 100 रुपए। इनसे हमारी उम्मीद टूट चुकी है, कुछ भी करने वाले नहीं है। और हम भी इनसे 15 से 20 दिन से लगातार पिछले 1 महीने से बात कर रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं है। आज हमारा कल से पूरे शुगर मिल जितने भी हरियाणा प्रदेश के अंदर, हम उनको बंद करने जा रहे हैं। इनसे हमारी कोई उम्मीद नहीं रही। इसका मतलब सर आप लोगों का जो ये प्रदर्शन है वो कंटिन्यू रहेगा? अभी बिल्कुल रहेगा, क्योंकि किसान परेशान हो चुका है। अब मैं पूछना चाहता हूँ कृषि मंत्री जी से, आप भी इसी प्रदेश के रहने वाले हैं, अरे आपने तो कहा था, वादा किया था कि हम सभी प्रदेश से ज्यादा देने का काम करेंगे। रेट कितना है पंजाब का? हमारे से 20-22 रुपए ज्यादा रेट है, तो हम क्यों नहीं दे रहे हैं रेट? हमें उसके बराबर दे दीजिए। हम तो 450 की बात साहब सिंह जी, आपने सुना उन्होंने एक बात कही कि देखिए हम जितना कीमत देते हैं हम पेंडिंग नहीं छोड़ते। पंजाब की ओर इशारा उन्होंने किया कि एक राज्य है जो हमसे ज्यादा कीमत दे रहा है, लेकिन वहां पर पेंडिंग है, वहां पर जो भाव है वो उन्होंने तो बढ़ा दिया, लेकिन पैसे किसानों को नहीं दिए। नगर से बोल रहा हूँ, सबसे बड़ी शुगर मिल यहाँ युवानगर में लगती है और यहाँ का भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। झूठ बोलने का काम करते हैं, झूठ बोलने के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है।
और इनकी झूठ को जान चुका किसान, मजदूर जान चुका है, इसलिए हम इन पे विश्वास नहीं करेंगे। ये यमुनानगर में कई 100 करोड़ रुपया अभी भी बकाया पड़ा है शुगर मिल का, जो किसानों का शुगर मिल की तरफ। रेट की तो बात छोड़िए, आप झूठ बोलते हैं। लेकिन फिर भी मैं प्रार्थना करूंगा कि यदि आप किसानों के हितैषी हैं, उनको गन्ने का अच्छा भाव देना चाहते हैं, तो पिछली पेमेंट देना चाहते हैं, तो ईमानदारी से काम करें। आज मजबूर हो गया किसान मिल को बंद करने में, और मिल को बंद करने में नुकसान किसका? किसान का नुकसान है। अपने फसल को रोक कर वो लड़ाई लड़ना जा रहा है, क्यों? अपने हक के लिए झूठ बोलने का काम करते हैं। ये इनके अलावा, झूठ बोलने के अलावा कुछ भी नहीं है, ये उलझाने का काम करते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है आपके चैनल के माध्यम से, हरियाणा सरकार, भाजपा सरकार किसानों की बात को सुने, और मैं चाहता हूं कि बंद ना करना पड़े, हमें पंजाब के बराबर गन्ने का भाव दे दीजिए, वही बहुत है हमारे लिए। सर वो मना तो नहीं कर रहे ना साहब सिंह जी, वो कह रहे हैं कि हम एक और बैठक करने वाले हैं, फिर रिकमेंडेशन हम सीएम को भेजेंगे। आप क्या मानते हैं? आप जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आपको भरोसा नहीं, क्या ये टाल मटोल का रवैया है? भाई साहब, मैं पूछना चाहता हूँ, ये वार्ता जो आज चला रहे हैं, ये कब चलनी चाहिए थी? ये तो सितंबर में चलनी चाहिए थी। गन्ना कब आ जाता शुगर बिल में? अक्टूबर में आ जाता है। हम जनवरी में आ गए, क्या अभी वार्ता चलेगी? तो पूछना चाहता हूँ, एक व्यक्ति को इलाज की जरूरत आज है, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट आज चाहिए, उसके लिए सलाह करेंगे, बातचीत करेंगे, तब तक बंदे की जान चली जाए क्या? ये झूठे लोग हैं। रोजगार की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करते हैं, और इनसे दाम की बात करेंगे, चाइना की बात करते हैं। इनसे हम अपने हक मांगने की बात करेंगे, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। इनसे विश्वास उठ चुका है, और जनता और परेशान हो चुकी है, किसान बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। अब मैं मांग करता हूँ कि दीजिए हमें गन्ने का रेट, हमारी पेमेंट दीजिए। इसलिए कृषि मंत्री झूठ बोलने का काम करते हैं। ये वार्ता समय पर होनी चाहिए थी, ये वार्ता 3 महीने पहले होनी चाहिए थी। आज क्यों करते हैं ये? अब आगे क्या सर, आगे क्या? हमारा आगे का प्लान क्या? मजबूर है हम किसान लोग, हमारा हरियाणा प्रदेश का किसान मजबूर है। मजबूरी में कल 20 तारीख को अनिश्चित काल के लिए हमने शुगर मिलों को पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर बंद करने का काम किया है, और ये मजबूरी है। किसान नहीं चाहता शुगर मिल को बंद करना, क्योंकि उसकी फसल आगे भी बुआई करनी है। इसलिए हम बैठेंगे और इस सरकार को जो कहती है वार्ता करेंगे, तो वार्ता करने में क्या पाकिस्तान जाना पड़ेगा, क्या चाइना जाना पड़ेगा, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ में जाना पड़ेगा? अरे कल फैसला करें, इसमें क्या है? गन्ने का रेट जिस तरह झूठ बोलकर आप लोगों की वोट मांगने का काम करते हैं, एक बार सच बोलने का काम करें, किसानों को गन्ने का रेट देने का काम करें। कितना टाइम लगेगा इसमें? 1 घंटे का काम, 2 घंटे का भी कोई सी वार्ता कर रहे हैं। इसीलिए इस देश के अंदर झूठ बोलने का काम इसके पीछे वजह क्या लगती है? देखिए, जब विधानसभा का सत्र हुआ था दिसंबर के आखिरी हफ्ते में, उस वक्त भी बात चली, कई लोगों ने इस पर सवाल उठाए, सरकार की तरफ से जवाब दिया गया, और अब 2 सप्ताह इस महीने का गुजर चुका है, अभी तक रेट बढ़े नहीं है। तो इसके पीछे आपको वजह क्या लगती है? वजह लगती है कि ये लोग बड़े लोगों के साथ मिले हुए हैं। शुगर मिल के जो बड़े बड़े यहाँ कुछ प्राइवेट शुगर मिल है, उनके लोगों के साथ मिला। ये शुगर मिल चलाने वाले लोग बन चुके हैं। भाजपा के लोग जो हैं, शुगर मिल पीछे अंदर हत्या को चलाने का काम कर रहे हैं। इनके साथ मिलकर ये किसान का गला दबाने का काम, इसकी वजह यही है। और दूसरी बात ये और भी है कि ये लोग झूठ बोलते हैं। इन्होंने कहा था, इतने जोश में कहा था कि जो प्रदेश का रेट ज्यादा होगा, चाहे वो 7 लगते पंजाब का हो, 7 लगते उत्तर प्रदेश को, देने का काम करेंगे। जब पंजाब सरकार ने 3 महीने पहले रेट जारी कर दिया, घोषणा कर दी, तो ये देने का काम क्यों नहीं करते? केवल मात्र एक ही वजह है, यह लोग शुगर मिल वाले लोगों के साथ मिले हुए हैं और किसान को गन्ने का भाव देना नहीं चाहते। इनकी नीयत खराब है, इनकी नीयत साफ नहीं है। तो अब क्यों उन्होंने एक और बात कही, जो थोड़ी देर पहले जब उन्होंने बात की है जी मीडिया संवाददाता से, साहब सिंह जी, तो उन्होंने एक बात कही है कि जो मिल हैं वो घाटे में चल रहे हैं, सरकार को हर पक्ष को देखना होता है, सरकार उनको आर्थिक तौर पर मदद कर रही है ताकि वो चले, क्योंकि कई मिल तो ऐसे हैं जो काम करने को तैयार नहीं है। जी, शुगर मिल घाटे में चल रहे हैं, दूसरी तरफ देखते सरकार भी तो घाटे में चल रही है। अपने खर्चे कम क्यों नहीं करते? सरकार का जब बजट आता है तो घाटे का बजट आता है, तो अपने ऐशो आराम के लिए पैसा कहां से लेकर आएंगे? ये पैसा लेकर कहां से आ रहे हैं? इसके लिए जवाबदेही इनकी बनती है। और कितने डिपार्टमेंट ऐसे हैं, कितने काम ऐसे हैं जो घाटे के चलने के बावजूद सरकार यहाँ बेईमानी का काम करती है, घोटालेबाजी का काम करती है। ये तो खुद घोटालों में शामिल है। इसलिए अगर ईमानदारी से काम करते तो दूसरे का बजट कहां से आता था दूसरे कामों के लिए? इसलिए ये लोग झूठ बोलते हैं और किसानों को इससे मतलब नहीं है। यदि आप कहते हैं कि शुगर मिल घाटे में चल रहे हैं तो डीजल का रेट आप कम कर दीजिए। जब आपका 310 रुपए 2014 में दूसरी पार्टी छोड़कर गई थी गन्ने का रेट, तो डीजल कितना था? 35 रुपए लीटर। तो आप 35 लीटर डीजल दे दीजिए किसान को, वहां घाटा पूरा कीजिए।
ये जिम्मेवारी आपकी है, आप चुनकर आए हैं, आपने वोट मांगे थे किसानों से, यही बोल करके हम ज्यादा देने का काम करेंगे। अब बहानेबाजी छोड़कर ईमानदारी से काम करें, नहीं तो देश का किसान की ताकत को ये भाजपा के लोग अच्छे से समझते हैं। दिल्ली के चारों तरफ बैठकर मोदी सरकार को झुकाने का काम किया था, वो इनको झुकाने का अच्छी तरह से किसान जानता है। अभी भी आपको भरोसा है, उम्मीद है कि अगले हफ्ते ही सही जब रिकमेंडेशन जाएगी उसके बाद जो आप लोगों की मांग है वो पूरी होगी? हमने तो इनसे कोई दूसरे काम तो दूसरी चीजें तो नहीं मांगी, हमने तो केवल मात्र गन्ने का रेट मांगा, वो भी 450 रुपए। लेकिन अगर 450 नहीं दे सकते, पंजाब से ज्यादा देने का काम करें, अच्छी बात है। ये 8 दिन में, 10 दिन में, 2 दिन में इसका फैसला करें और किसानों को गन्ने का रेट दें। और दूसरी बात, इस काम के लिए 15 दिन और 10 दिन क्यों लगते हैं? आज एक मीटिंग बिठाए, कल मीटिंग करें, कल रेट की घोषणा कर दें। मात्र 3 मिनट का काम होता है ये तो, और 3 महीने से लगे हुए हैं और सीजन आ गया अगले वाला। आप देखिए आज जनवरी में आ गए, अक्टूबर से मिल चले हुए हैं। तो क्या सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी है, इतनी कामचोर हो चुकी है, इतनी बेईमान ठीक है सरकार? ठीक है, एक मिनट साहब सिंह जी, आप मेरे साथ बने रहिएगा सर। प्रवीण आत्रे जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रवीण जी, भाई किसानों, हरियाणा के किसान लंबे वक्त से गन्ने की कीमत में इजाफा की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि मीटिंग पे मीटिंग कर रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि हरियाणा के किसान को देश में सर्वाधिक दाम मिलता रहा बहुत लंबे समय तक। लेकिन अब जब पंजाब की सरकार ने पिछले 3 महीने में गन्ने का दाम 380 किया, हरियाणा में 362 है। हम भी चाहते हैं कि हमारे किसान को बेहतर दाम मिले। इसके लिए बाकायदा मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा सत्र में ही घोषणा कर दी थी, कमेटी बना दी थी। 3 दिन पहले कृषि मंत्री जेपी दलाल स्पष्ट कर चुके हैं, कमेटी की बैठक हो चुकी है। सभी पक्षों के साथ चर्चा करना आवश्यक होता है। मैं सुन रहा था जो किसान प्रतिनिधि अभी बात कर रहे थे कि लंबा समय क्यों लगता है, 2 दिन में क्यों नहीं हो सकता। हर काम का एक प्रोसेस होता है। कमेटी ने पहली बैठक की, सभी पक्षों से चर्चा की, फिर सरकारी अधिकारियों की जिम्मेवारी सुनिश्चित की कि किसान पक्ष का से भी चर्चा की जाए। 16 तारीख को जब किसान प्रतिनिधियों को बुलाया गया चर्चा के लिए, तो कुछ लोगों ने, आपको पता है हमारे यहाँ राजनीति भी बहुत जल्दी हैवी हो जाती है, कुछ लोगों ने उसको राजनीतिक अपॉर्चुनिटी समझा कि मंत्री जी क्यों नहीं आए, अधिकारी क्यों, जबकि वो बैठक केवल इसलिए थी कि किसान भाइयों का पक्ष जाना जाए, उनकी राय ली जाए। उसके बाद तो रिपोर्ट कमेटी बना के मुख्यमंत्री जी को देगी और मुख्यमंत्री जी उस पर निर्णय लेंगे। और मुख्यमंत्री जी भी, कृषि मंत्री जी भी पूरी तरह से स्पष्ट कर चुके हैं कि हम पहले भी सर्वाधिक दाम दे रहे थे और हम चाहते हैं कि हमारा किसान जो है और सशक्त हो। अभी भाई जो बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, किसान निकम्मा है, सरकार निकम्मी है। देखिए, हरियाणा के अंदर किसान भाइयों के मिलों की तरफ करोड़ों रुपए बकाया पड़े रहते थे पिछली सरकारों में। इस सरकार ने इस तरह की व्यवस्था की, 500 करोड़ रुपया मिलों को सब्सिडी के तौर पे इसलिए दिया गया कि किसान भाइयों की पेमेंट हो जाए। जब मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा सत्र के अंदर ये बड़ा स्पष्ट किया था कि हमने जो रेट घोषित किए उसका उद्देश्य मात्र ये है कि किसानों की पेमेंट लटके ना हो, डिले ना हो, अभी की पेमेंट तुरंत मिल जाए। सरकार खुद चाहती है कि हम क्या एक शॉर्ट जवाब दे दीजिए। वो भी साहब सिंह गुर्जर जो प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन को भी आपको सुन रहे हैं। चलिए, अगले हफ्ता ही सही, उनका तो पक्ष है कि वो अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। मैं सरकार अब के संगठन से जुड़े दल के प्रवक्ता के तौर पर आपसे जानना चाहूंगा कि जब भी रिकमेंडेशन जाएगा उसके बाद भी ये जो आप कह रहे हैं इतिहास आगे भी कंटिन्यू रहेगा कि हरियाणा के किसानों को देश में सबसे ज्यादा भाव मिलेगा? बिल्कुल, ये तो बात मैं अपनी बात में कह चुका हूँ, क्योंकि ये वो सरकार है जिसने लगातार किसान हित में काम किया है। आज हरियाणा प्रदेश के किसान की एक एक दाना एमएसपी पे खरीदा जाता है ना। जो केंद्र सरकार फसलें खरीदती है, उसके अलावा जो फसलें हैं उनको हरियाणा सरकार खरीदती है ना। हरियाणा का, चलिए ठीक है सर, कोई बात। अब चलिए, आपने कहा, हमने माना, कृषि मंत्री ने कहा, हमने माना, क्योंकि कृषि मंत्री और सरकार ही है जो कीमतों में इजाफा करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण अत्रे जी, और साहब सिंह गुर्जर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। बढ़ते आगे, पिछले दिनों तोशाम में हुई भारतीय जनता पार्टी की रैली को हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कामयाब रैली बताया। जेपी दलाल ने तोशाम में से मौजूदा विधायक किरण चौधरी पर निशाना साधा और 2024 के चुनाव में तोशाम में कमल खिलने का दावा किया है।
हरियाणा की राजनीति में तमाम जो लाल की बात होती है, पूर्व मुख्यमंत्रियों की बात होती है, वहां बंसीलाल साहब का भी जिक्र होता है। बंसीलाल साहब की जो विरासत है उसको लेकर किरण चौधरी अपनी ही कांग्रेस के लीडर से नाराज होकर पूरे प्रदेश में चक्कर तो लगाती हैं, लेकिन बीजेपी में एक नेता ऐसे भी हैं, एक मंत्री के तौर पर भी और एक नेता के तौर पर भी, जो किरण चौधरी को उनके ही घर, उनकी ही विधानसभा तोशाम में चुनौती दे चुके हैं और पूरी बीजेपी की सशक्तिकरण के साथ, या कहें कि पूरी पावर के साथ तोशाम रैली कर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब का, जो कि तोशाम में अपनी विधानसभा से बाहर निकलकर, मंत्री जी सीधा सवाल यही है, तोशाम रैली हमने देखी, तस्वीरें हमने देखी, एक अच्छी खासी भीड़, बड़े लीडर्स उसमें शरीक हुए, विप्लव देव साहब हों, प्रदेश अध्यक्ष हों, और आपने भी एक आयोजन किया। इसके राजनीतिक बयान के जो मायने, इस राजनीतिक रैली के जो मायने निकले, वो ये था कि तोशाम में भी किरण चौधरी को किसी ने सीधी चुनौती दी है, वो दलाल साहब ने दी है। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विकास पार्टी का मैं फाउंडर जनरल सेक्रेटरी था, जो चौधरी बंसीलाल जी ने बनाई थी, और घूम घूम करके हमने विकास पार्टी की सरकार बनाई। और उस जब संघर्ष का टाइम था, जो आज विरासत की बात करती हैं किरण जी, तो वो चौधरी बंसीलाल जी के साथ नहीं आई थी। वो दिल्ली में थी, कांग्रेस में रहती थी। विकास पार्टी उन्होंने ना ज्वाइन की, ना उसके साथ आई। परिवार के सदस्य जरूर रही हो, लेकिन जो राजनीतिक काम करने वाले थे, कार्यकर्ता थे, उसमें हमारे जैसे बहुत सारे कार्यकर्ता थे। उनकी मेहनत से सरकार बनी, लोगों के काम हुए, लोगों की सेवा की। तो एक रूप से ये भी कह सकते हैं कि ऐसे लाखों कार्यकर्ता हैं, अभी भी हैं, जो सही मायने में उनकी विरासत, राजनीतिक विरासत के हकदार है। तो शाम में यही जब रैली की गई, तो इसे सीधी चुनौती किरण चौधरी के गढ़ में दलाल साहब की एंट्री के तौर पर देखा गया। नहीं, मैं तो शाम में पहले से भी जाता रहा, पिछले 40 साल से शाम में जाता रहा, उनसे संपर्क है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि असेंबली सेशन के दौरान किरण जी ने बहुत अच्छी बात की, ये कहा कि जेपी दलाल अगर शाम में जाएगा तो उसके कपड़े फाड़ दिए जाएंगे, ईश्वरवाल गांव का नाम लेकर के। मैं वहाँ गया, अच्छी जनसभा हुई। उसके बाद शाम के लोग जब भी मुझे मिलते हैं, वो ये कहते हैं, जी हमारी देखभाल करो, हमने विधायिका को चुना जरूर है, वो दिल्ली में रहती है, हमारी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। और उसको देखते हुए एक मौका मिला था, अब ये जिला परिषद के चुनाव थे, तो वहाँ की जो लोकल लेडी थी, उसको हमने चेयरपर्सन बनाया और उसी के सम्मान में रैली की थी। हज़ारों कार्यकर्ता, हज़ारों लोग जुड़े और लोगों ने ही ये कहा है कि आने वाले वक्त में तो शाम में निश्चित तौर पर अब कमल खिलेगा। कमल खिलेगा। कमल खिलने का तो दूसरा रास्ता भी हो सकता है कि जो तमाम चर्चा होती है कि किरण चौधरी जी बीजेपी ज्वाइन ना कर जाएं, ये चर्चाओं में होती है। ना मैं तो कोट कर रहा हूं, ना मैं ये कह रहा हूं कि वो पक्का आ रही हैं, लेकिन हर राजनीतिक गलियारों में चर्चा बहुत लंबे समय से सर चल रही है। देखिए, हमारा कमल खिलाने का मतलब ये है कि लोगों की आकांक्षा के अनुरूप, कार्यकर्ता के दम पर, किसी नेता के दम पर नहीं। किरण जी या किरण जी विदाउट भी खिलेगा। अब ये कह रहे हैं कि अगली सीट की दावेदारी आपके मुताबिक बीजेपी जीतेगी। निश्चित तौर पर बीजेपी जीतेगी, क्योंकि वहाँ के लोगों की इच्छा ऐसी है, लोगों की आकांक्षा ऐसी है। जो काम मोदी जी ने किया, उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड, उनकी सीट, उन पे लंबे समय तक बंसीलाल परिवार का जो वंशज भी है वो भी है, उसका फर्क नहीं है। लोग तो उनसे दुखी हैं, वो जाते ही नहीं। वो दिल्ली में रहती हैं, कभी 4-6 महीने में एक चक्कर लगाती है। लोग परेशान ही उनसे है। एक और सवाल, कई वक्ताओं के, मैंने पूरा जो रैली है, भाषण, वो तमाम चीज़ें सुनी सर, उसमें सिर्फ साफ तौर पर ये बात भी निकल कर आई, जिस परिवार में आपने काम किया, जिन लोगों के साथ आपके दोस्त रहे थे, उस पूरी परिवार में आदमपुर के भी किस्से मैंने सुने कि वहाँ जाकर भी आप कई जो बड़े चुनावों में साथ रहे थे। ये भी कहा गया कि अगर वंशज की बात है, अगर परिवार से अलग हटके भी जो वंशज की बात करें, या फिर कहें कि जो एक क्या कहते हैं उस शब्द को, कि टैग कौन है इस विरासत का, कौन टैग को संभाल सकता है, इस विरासत को कौन संभाल सकता है, कई वक्ताओं ने आपका भी नाम लिया। देखिए, विरासत राजनीतिक का मतलब यह होता है कि जो उन्होंने नीतियाँ की, जो डेवलपमेंट के काम की गति बनाई, अगर उसको मेंटेन करे
जिस तरह चौधरी बंसीलाल जी चाहते थे कि यहाँ पर मैं नहरों का जाल बिछाया, बिजली दी, पानी, नहरी पानी देने की उनकी बहुत इच्छा थी, और उसी रास्ते पे चल के हमने कोशिश की है कि नहरों का पानी वहाँ पहुँचाया है। मनोहर लाल जी ने भी उसी रास्ते पे काम किया है। मैं कोई ये क्लेम नहीं करता कि विरासत का उत्तराधिकारी हूँ, लेकिन जो रास्ता उन्होंने राजनीतिक में भिवानी ज़िले में दिखाया था उसको हम आज भी फॉलो करते हैं और उसको लोग मानते भी हैं। और उनके जो जाने के बाद परिवार में जिस तरह से प्रॉपर्टी के झगड़े हुए, संपत्ति के झगड़े हुए और लोगों की देखभाल कम हो गई, इससे भिवानी की जनता बहुत दुखी है। एक और लीडर हैं उस परिवार के, आदित्य नाम है शायद उनका, जो महेंद्रा साहब के लड़के का नाम जो अनिरुद्ध चौधरी जो नाम है, वो मुझे भारत जोड़ो यात्रा में मिले और सीधी बातचीत मैंने उनसे की। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सीधे तौर पर मैं भी चुनाव लड़ूंगा। एक जो विरासत की लड़ाई, जो जितना मुझे याद है, हालांकि मेरी उम्र नहीं है, उस विरासत की लड़ाई में जो मैंने हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा है या सुना है अपने परिवार में बुजुर्गों से, वो ये भी था कि चौधरी साहब रणवीर महेंद्रा जी के पास ना जाकर ये विरासत यहाँ चलेगी। ऐसे में अनिरुद्ध चौधरी का भी मैदान में आना, क्योंकि काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं वो भी। देखिए, चौधरी बंसीलाल जी की जो संपत्ति पे तो उनका झगड़ा है, उनका परिवार का अधिकार है, लेकिन जो उन्होंने राजनीतिक दूरदृष्टि दिखाई, जो राजनीतिक काम किए, उसको बढ़ाने का काम बहुत सारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। और जो अपेक्षा थी लोगों को, खास करके किरण जी से, उस अपेक्षा पे वो खरी नहीं उतरी। आप हट बता रहे हैं विधानसभा में, जिस तरह से नाम लिया, कपड़े फाड़ दिए जाएंगे गांव का तो शाम का, ये जो अदावत है, आमने सामने की जो अदावत है, कई बार देखे बड़ी तीखी बहस होती है, विधानसभा के पटल की बात है, ये मुझे लगता है जारी रहेगी। अब ये बात आर पार की हो गई है कि कौन कौन राजनीतिक तौर पर किसको नुकसान पहुंचा सकता है। नहीं, फायदे नुकसान की बात नहीं, एक मानसिकता की बात है। मैं तो कोरोना काल में भी तो शाम के बहुत सारे गाँव में गया। मैंने कोरोना काल में अमेरिका से बुलाकर कंसंट्रेटर बंटवाए, वहाँ की नहरों में पानी पहुँचाने का काम करता हूँ, वहाँ की रिमॉडलिंग के काम चल रहे नहरों के, पीने के पानी की व्यवस्थाओं में काम देखभाल करता हूँ। लेकिन किसी जनप्रतिनिधि को जो खुद तो जाए ना और दूसरे को जाए तो उससे उसको अच्छा ना लगे, तो ये भावना अच्छी नहीं है लोकतंत्र के लिए। लोग सब समझते हैं, लोग ही असली मालिक होते हैं। आपने जो जज किया, आपने देखा, इसके मुताबिक किरण चौधरी का लगातार उस गढ़ में बने रहना अब आपके मुताबिक संभव नजर नहीं आ रहा। नहीं, वो तो ऐसे पहले भी नहीं था। लोग जो ये कहते हैं कि पिछली बार भी जो है बड़ी मिली भगत करके, ऊपर के साठ काट करके वो जीती है। एक बार वो हमने साथ थे, श्रीमती सुरेंद्र सिंह जी की डेथ के बाद, वो तो निर्विरोध था एक तरह का चुनाव, 95% तक वोट उनको मिले थे। लेकिन उनका जो अब जो आचरण रहा है तो शाम के क्षेत्र के प्रति, भिवानी वासियों के प्रति, जनता उसको पसंद नहीं कर रही। देखिए, जनता को अपेक्षा होती है कि उनका जनप्रतिनिधि उनके बीच में रहे, उनकी डे टू डे की समस्याएं उनको दूर करे, और ऐसा तो बिल्कुल भी ना करे कि ना तो खुद आऊँ और ना दूसरे को आने दूँ। 24 में क्या भविष्य देखते हैं, और भाजपा में अगर आ जाएं तो कोई दलाल साहब को ऑब्जेक्शन है क्या? मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, मेरी पार्टी का जो फैसला होगा मैं उस पार्टी के फैसले के साथ हूँ। कभी कोई चर्चा इस लेवल पर होती? मेरे सामने कोई चर्चा नहीं। तो दलाल साहब ने बेबाकी से बात की है तो शाम को लेकर, बंसीलाल परिवार की राजनीति को लेकर, और सीधे तौर पर यह भी कहा कि विरासतें जब तय हुआ करती हैं बड़े लीडर्स के लिए, उसके लिए कहीं ना कहीं आपको काम जमीन पर जाकर भी करना होता है। और यह अदावत ऐसी है, अगर आमने सामने की ही सही तो आमने सामने की ही सही, अब बात ठहर चुकी है तो बात आगे तक जाएगी। कैमरा पर्सन जेपी बुंदवाल के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, दिल्ली।